नमस्कार साथियों, मैं एमएस गुजर प्रगति क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, साथ में मैं आशा भी करता हूं कि आप घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। भारतीय राज्य व्यवस्था पर हमने जो चर्चा अब तक की है, उसमें पहले संविधान, फिर हमने संसद यानी केंद्र की सरकार को पढ़ा, उसके बाद में राज्य विधानमंडल पर हमने चर्चा की, फिर भारत की न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों पर भी हमने गहनता से चर्चा की है दोस्तों। और आज की जो अपनी क्लास है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी प्रकार की एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न यहां से जरूर पूछे जाते हैं। तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35। अब इससे जुड़ी हम जो जानकारी है वो जुड़ा, कौन सी जानकारी है, क्या है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। तो जितनी भी जानकारी है वो सारी हम जुटाएंगे, आप जुड़े रहें। तो भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35। सबसे पहले मूल अधिकार दोस्तों भारतीय संविधान में अमेरिका से लिए गए। पूछेंगे मूल अधिकार कहां से ग्रहण किए गए हैं, तो अमेरिकी संविधान से ग्रहण किए गए हैं। मूल अधिकारों का जो इतिहास वो काफी पुराना है, थोड़ी चर्चा करें। विश्व में सबसे पहले सन 1791 में, सबसे पहले सन 1791 में अमेरिका ने अपने संविधान में 10 संशोधन किए। समझना दोस्तों, अमेरिका अपने संविधान में 1791 में 10 संशोधन कर रहा है, और 10 संशोधन करके और अपने नागरिकों को मूल अधिकारों की लिखित गारंटी प्रदान की। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। तो मूल अधिकारों की लिखित गारंटी प्रदान करने वाला अमेरिका विश्व का पहला राष्ट्र था। ध्यान रखना, अमेरिका के मूल संविधान में मूल अधिकार नहीं थे, फिर 91 में यानी 1791 में संशोधन किए गए। संशोधन कितने? 10, और मूल अधिकारों की लिखित गारंटी दी गई। अतः कहा जा सकता है कि सबसे पहले लिखित रूप में मूल अधिकारों को लागू करने वाला देश कौन सा था? अमेरिका। अमेरिका से ग्रहण किया हमने। उल्लेख भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में है। दोस्तों, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिन्न अंग है अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। और ये जो आयोग है, इसने डी रिजवेल्ट की जो अध्यक्षता थी, उसमें एक कमेटी बनाई। और कमेटी कब बनी? 10 दिसंबर 1948 के दिन। 10 दिसंबर 1948 के दिन अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने डी रूजवेल्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, और इस कमेटी ने विश्व के समस्त नागरिकों के लिए 30 संख्या में 30 सार्वभौमिक मूल अधिकार जारी किए थे। कब जारी हुए? 10 दिसंबर 1948 के दिन। कितने संख्या में? 30 सार्वभौमिक यानी हर जगह और हर देश के नागरिकों के लिए उपलब्ध करवाए या जारी किए गए। यही कारण है कि प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को, दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को हम अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी बात है। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर 1948 के दिन, क्योंकि इस दिन विश्व के समस्त नागरिकों के लिए 30 सार्वभौमिक मूल अधिकार लागू या जारी किए गए थे। दोस्तों, आगे हम चर्चा करें तो एक संगठन है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संगठन है, ये पूरे विश्व में मूल अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य करता है। मूल अधिकारों की रक्षा का कार्य करने वाला संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो इस चीज का आप ध्यान रखना
एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध भी मूल अधिकारों से है और ये इंटरनेशनल यानी व्यापक और पूरे विश्व में फैला हुआ एक संगठन है, तो पूरे विश्व में मूल अधिकारों की रक्षा हेतु ये अपना कार्य करता है। दोस्तों अमेरिका से हमने मूल अधिकार ग्रहण किए। भारत का जो मूल संविधान था उसमें 7 मूल अधिकार थे। कितने अधिकार थे? 7, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। वर्तमान में जो मूल अधिकार है उनकी संख्या 6 है और मूल संविधान यानी 26 जनवरी 1950 के दिन कितने थे? 7। यानी इसका मतलब क्या हुआ? एक कम हो गया। दोस्तों ध्यान रखना 44वां संशोधन 1978 में किया गया मोरारजी देसाई सरकार ने, और उन्होंने क्या किया? संपत्ति रखने के मूल अधिकार को, अपना जो अधिकार था संपत्ति रखने का, उस संपत्ति रखने के मूल अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया और अनुच्छेद 300 क में केवल एक कानूनी अधिकार बना दिया। दोबारा समझना, कंफ्यूज नहीं होना है। मूल संविधान में अधिकार 7, वर्तमान में संख्या 6। 44वां संशोधन 78 में मोरारजी देसाई सरकार ने किया, संपत्ति रखने के मूल अधिकारों को हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 में उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि आज के दिन मूल अधिकारों की जो संख्या है वो है कुल 6। पहले कितनी थी? 7। मूल अधिकार कहां से ग्रहण किए गए? अमेरिका से। उल्लेख भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में। दोस्तों आज के दिन अपने जो कुल 6 मूल अधिकार हैं उनके हम क्रमानुसार चर्चा करें तो उनका जो क्रम है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक का, वो जरूरी है अपने लिए जानना कि जो 6 मूल अधिकार है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले समझना साथियों, ये क्रम है इनका। पहला है समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 3 नंबर का है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। नंबर 5 शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और अंतिम है दोस्तों नंबर 6, ध्यान रखना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कुल अधिकार हो गए 6। अब हम इनका क्रम एक बार दोबारा से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा व संस्कृति और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों समानता का जो अधिकार है उसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 में, 14 से शुरू होता है 18 तक चलेगा। ये जो है इसका उल्लेख है 19 से 22 में, 19, 20, 21 और 22। शोषण के विरुद्ध इसका उल्लेख है 23 और 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसका उल्लेख है 25 से लेकर 28 में। और शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है उसका उल्लेख है 29 व 30 में। और दोस्तों संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसका उल्लेख है अनुच्छेद 32 में। यानी अनुच्छेद 31 बीच में हट गया, तो उसमें था संपत्ति रखने का अधिकार। अब हमें एक एक पे चर्चा करनी है, समानता, फिर स्वतंत्रता, फिर शोषण, बाद में धार्मिक स्वतंत्रता, फिर शिक्षा, संस्कृति और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों इस क्रम में हम सबसे पहले
आज चर्चा करेंगे समानता के अधिकार की। समानता का जो अधिकार है उसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 में, यानी 14, 15, 16, 17 और 18 5 अनुच्छेद हमें जुटाने हैं। तो सामने देखें आप, सबसे पहले अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है साथियों, एक एक अनुच्छेद को पढ़ना है। पहले मैंने आपको बता दिया अनुच्छेद 14 है, इसमें है कानूनी समानता। दोस्तों एक एक जो अनुच्छेद है उसको समझना है। सबसे पहले 14 नंबर का जो अनुच्छेद उसमें है कानूनी समानता। अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता। सामाजिक समानता की बात कही गई अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। और अंतिम है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अब साथियों अपने को एक एक समझना है। सबसे पहले समानता के अधिकार पर चर्चा हो रही है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 में। 14 में कानूनी समानता, 15 में सामाजिक समानता, 16 में अवसर की समानता, 17 में अस्पृश्यता का अंत और 18 में उपाधियों का अंत, यानी हर प्रकार से समान बनाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले चर्चा करें कानूनी समानता की। दोस्तों अनुच्छेद 14 ये कहता है कि कानून के सामने सब समान है। कानूनी जो समानता का पहलू है वो अनुच्छेद 14 में है। कानून के सामने सब समान है, कोई पद है या किसी प्रकार का व्यक्तित्व है वो कानून से ऊपर नहीं है। हर पद और हर आदमी के ऊपर कानून है, यानी कानून का शासन भारत में है। कानून के आगे और कानून के समक्ष सब लोग समान है। अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता, वो दूरी जो आज से 20-50 साल पहले थी, समाज का एक वर्ग काफी ऊंचा एक वर्ग काफी नीचा, तो सामाजिक दूरी और जो दूरी बीच में बनी हुई थी उसको एक करने की कोशिश की गई है। समाज एक है, उसमें रहने वाला हर जाति वर्ग धर्म मूल संप्रदाय एक है। किसी भी आदमी को जाति धर्म लिंग संप्रदाय के अनुसार अलग नहीं किया जा सकता है। अवसर की समानता, भारत संघ में रहने वाले हर व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार अवसर मिलने चाहिए, यह अनुच्छेद 16 कहता है। पर दोस्तों यह अपवाद है। अवसर की समानता में व्यवस्था की गई अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण की। अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अतः एससी एसटी ओबीसी और जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है, वो अनुच्छेद 16(4) में है। अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत, छूने मात्र से किसी के प्रति दुर्भावना आना छुआछूत है, अस्पृश्यता है। तो अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 17 में है। और अब है अंतिम उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत दोस्तों अनुच्छेद 18। भारत सरकार है वो शिक्षा और सेना, बता देता हूं, शिक्षा व सेना, शिक्षा एक तो और दूसरा सेना, इनके अलावा किसी भी क्षेत्र में उपाधियों को स्वीकार नहीं करती है। शिक्षा और सेना में अगर आप हुनर रखते हैं तो आपको उपाधियां प्रदान की जाएंगी और आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, परंतु शिक्षा और सेना के अलावा हर क्षेत्र में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो मूल अधिकारों में मूल रूप से अब तक हमने जो चर्चा की है वो समानता के अधिकार पर, और समानता का अधिकार मूल रूप से 14 से 18 में है। इसमें 14 में कानूनी समानता, 15 में सामाजिक समानता, 16 में अवसर की, 17 में अस्पृश्यता और 18 में उपाधियों के अंत का उल्लेख किया गया है। दोस्तों इस कड़ी में अब हमें चर्चा करनी है स्वतंत्रता के अधिकार की। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ी हुई है, समझना आप। स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 में है, 19, 20, 21 और 22। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं अनुच्छेद 19। दोस्तों अनुच्छेद 19 की हम बात करें तो मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कुल 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी।
उनमें से संपत्ति रखने की स्वतंत्रता 44वें संशोधन 78 के द्वारा हटा दी गई। अतः वर्तमान में जो स्वतंत्रताएं हैं वो 6 है। वर्तमान में जो कुल स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में है उनकी संख्या है 6। अब हम चर्चा करते हैं 6 स्वतंत्रताओं की। सबसे पहले अनुच्छेद 19(1). दोस्तों समझना, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) में विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19(2) शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। 19(3) शांतिपूर्ण संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बना सकते हैं, बताएंगे एक एक को। 19(4) भारत भ्रमण की स्वतंत्रता, घूमने की। 19(5) भारत निवास की, रहने की स्वतंत्रता। 19(6) भारत भ्रमण हो गया, भारत निवास हो गया। 19(6) में थी संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, इसको वर्तमान में हटा दिया गया दोस्तों, पहले भी मैंने आपको बताया। और अंतिम है 19(7) आजीविका या जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता। अब दोबारा समझो, हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार, उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 में। अनुच्छेद 19 के तहत कुल 7 स्वतंत्रताएं मूल संविधान में जोड़ी गई थी। फिर क्या हुआ, 44वां संशोधन करके संपत्ति रखने की स्वतंत्रता हटा दी गई। वर्तमान में उनकी संख्या 6 है। विचार व अभिव्यक्ति की 1 नंबर, आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं किसी भी मंच से, निजी या सार्वजनिक, परंतु आपके विचारों से किसी भी व्यक्ति या संस्था या किसी प्रकार के संप्रदाय के आहत नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए। 19(2) शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। आप किसी भी प्रकार का सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं, परंतु शांतिपूर्ण होना चाहिए। शांतिपूर्ण संघ बनाने की, आप किसी प्रकार की संस्था बना सकते हैं, परंतु उसमें देश विरोधी या राज्य विरोधी किसी प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए, तो शांतिपूर्ण संघ आप बना सकते हैं। राजनीतिक पार्टियां भी इसी के अंतर्गत आती हैं। भारत भ्रमण की 19(4) आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हो, पर दोस्तों ध्यान रखना, एक तो जहां कर्फ्यू लगा हो, हालात ऐसे हो, एक धारा 140 और 44 लगे हो, वहां पर आप भ्रमण नहीं कर सकते हैं। भारत निवास की स्वतंत्रता, तो भारत निवास, पूरा देश अखंड है, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में आप निवास कर सकते थे पहले, परंतु आजकल अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है, तो आप निर्बाध कहीं भी निवास कर सकते हो। इसके लिए किसी प्रकार की कोई सीमा तय नहीं की गई है। संपत्ति रखने की, इसको हटा दिया गया 44वें संशोधन के द्वारा। और आजीविका की स्वतंत्रता, जीविकोपार्जन के लिए आदमी कुछ भी करेगा, जिंदा रहने के लिए, अपना घर और परिवार चलाने के लिए, परंतु तस्करी जैसा जो संगीन कार्य है, जो मामला है, गलत काम है, वो बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये अनुच्छेद 19 में जो 7 स्वतंत्रताएं, एक हटा दी गई, 6 स्वतंत्रताएं वर्तमान में है। साथियों, हम आगे चर्चा करें इस क्रम में, स्वतंत्रता का जो अधिकार चल रहा है उसी में हम बात करें तो अब हम अनुच्छेद 20 के बारे में चर्चा करेंगे। 19 के बाद में अनुच्छेद 20, फिर अनुच्छेद 21 और अंत में अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 20 कहता है अपराध, दोष, सिद्धि। 21 कहता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। 22 कहता है निवारक निरोध। अब समझना,
इसमें अपराध दोष सिद्धि है। दोस्तों अपराध दोष सिद्धि के बारे में आपको बताऊं, अपराध दोष सिद्धि में एक अपराधी को या एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जा सकता है, एक से अधिक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड देना होगा, एक व्यवस्था। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों चीजें अपराध दोष सिद्धि में आएंगी, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 20 में किया गया है। अनुच्छेद 20 के बाद अनुच्छेद 21 सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। आपके प्राण, आपका तन, आपका शरीर केवल आपका है। सरेराह चलते आदमी से लूट हो गई, उसकी हत्या हो गई, उसका मर्डर हो गया, उसका किडनैपिंग हो गया, वो इसी के अंतर्गत आएगा, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। पानी पीने का, स्वच्छ हवा का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है दोस्तों। और निवारक निरोध, संदेहपूर्ण गिरफ्तारी से संबंधित जो सारे कानून है, व्यक्ति उसमें अपनी स्वतंत्रता का निर्वहन निवारक निरोध यानी अनुच्छेद 22 के तहत कर सकता है। तो मूल अधिकारों की आज की जो चर्चा है, इस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले समानता के अधिकार पर और उसके बाद में स्वतंत्रता के अधिकार पर हमने गहन चर्चा की है। और अब अपना तीसरा अधिकार है दोस्तों, क्योंकि 6 मूल अधिकार है, तो तीसरा जो अधिकार है उसमें हम चर्चा करें, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 और 24 में। समझना दोस्तों, सेम सा है, दिखने में सेम है परंतु काफी अंतर है। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 में लिखा है बलात् श्रम निषेध, पहली बात, और 24 में लिखा है बाल श्रम निषेध। दोनों का ध्यान रखना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, बलात् श्रम निषेध और बाल श्रम निषेध। बलात् श्रम, आप जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते, काम के कम घंटे बताकर ज्यादा नहीं करवा सकते। दूसरी बात, कार्य क्षेत्र पर प्रताड़ित नहीं कर सकते, और मानव का दुर्व्यापार भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीजें जबरदस्ती श्रम करवाने के अंतर्गत है। मानव दुर्व्यापार पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध, छोटे बच्चे काम नहीं करेंगे, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे खतरनाक कार्यों पर नहीं लगाए जा सकते, और अगर ऐसे वो लगाए जा रहे हैं, उनकी आयु 14 वर्ष से कम है, तो संबंधित फर्म या संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि ये व्यक्ति का मूल अधिकार है। ये बलात् श्रम निषेध के अंतर्गत आता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 24 में है। तो 23 में बलात् श्रम निषेध मतलब मानव दुर्व्यापार और कार्य क्षेत्र पर प्रताड़ना, और बाल श्रम छोटे बच्चों से खतरनाक कार्यों में काम कराना, मुख्य रूप से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे। दोस्तों मूल अधिकारों में हम आगे बढ़े तो अपना जो अगला मूल अधिकार है नंबर 4, काफी महत्वपूर्ण है, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 25 से शुरू होता है और खत्म होता है अनुच्छेद 28, और ये चौथा मूल अधिकार है। दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत हम बात करें तो सबसे पहले अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, एक एक बात पे चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, प्रबंध आप कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 धार्मिक कर निषेध, और अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण संस्थानों में
धर्म की शिक्षा का निषेध। शिक्षण संस्थानों में धर्म की शिक्षा का निषेध। दोस्तों आप इस चीज को ध्यान रखना। तो अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, हम चर्चा कर रहे हैं अंतःकरण की। अंतःकरण व्यक्ति का धार्मिक अंतःकरण। सिख व्यक्ति पगड़ी धारण करेगा, मुस्लिम दाढ़ी रखेगा, इसके अलावा हिंदू जनेऊ धारण करेगा, ये उसका अंतःकरण है। कटार रखेगा सिख व्यक्ति, ये सारा अंतःकरण है, उसमें आप किसी प्रकार का फेरबदल नहीं कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। यहाँ जितने धर्म है, पंथ है, संप्रदाय है, वो समय समय पर अपने जितने भी ओकेजन है उनके प्रबंध या उन धार्मिक कार्यों के प्रबंध की पूर्ण स्वतंत्रता रखते हैं। इसमें दूसरा संप्रदाय या पंथ किसी प्रकार की कोई अड़चन पैदा नहीं करेगा। धार्मिक कर निषेध, ये महत्वपूर्ण है। धार्मिक संस्थान जितने भी मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, उनसे किसी भी प्रकार का भारत सरकार कर नहीं लेगी। तो धार्मिक कर निषेध अनुच्छेद 27 में है। 28 शिक्षण संस्थानों में धर्म की शिक्षा का निषेध। जो शिक्षण संस्थानें धर्म के नाम पे चल रही है, चाहे हिंदुओं की है, मुसलमानों की है, सिखों की है, ईसाइयों की है, वो धर्म की शिक्षा नहीं दे सकेंगी। शिक्षण संस्थानों में धर्म की शिक्षा का क्या है, निषेध किया गया है। बस इतना ही सिखाया जाएगा। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, भारत संघ का अपना कोई धर्म है और धर्म नहीं है, और भारत संघ सभी धर्मों को समान रूप से आदर प्रदान करता है। साथियों धार्मिक स्वतंत्रता के बाद में हम आगे चले तो अनुच्छेद 29 और 30 यानी अगला जो अपना अधिकार है वो है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, और यह है अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 जो है दोस्तों, उसमें लिखा है अल्पसंख्यकों द्वारा, अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनके द्वारा अपनी लिपि व संस्कृति की रक्षा करना, पहली बात। और अनुच्छेद 30 ये कहता है कि अल्पसंख्यक जो समुदाय है वो अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना, ये समझना। अल्पसंख्यक एक नया शब्द है, किसी भी क्षेत्र विशेष में रहने वाले एक संप्रदाय या धर्म विशेष के लोगों की कम संख्या अल्पसंख्यक है। भारत के संदर्भ में हम देखें, हिंदुओं के अलावा सारे धर्म क्या है, अल्पसंख्यक है। हिंदू एक बहुसंख्यक है, क्योंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, दूसरे धर्म की संख्या कम होने के कारण वो अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यकों की जो लिपि और संस्कृति है उनकी भी वो रक्षा लगातार हो, इस कारण भारतीय संविधान प्रतिबद्ध है कि वो अपनी लिपि और संस्कृति की रक्षा, वो अपना पहनावा, खान पान, रीति नीति, लिपि, हर चीज को अपने हिसाब से जिए, इसमें किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं होगी। तो अल्पसंख्यकों के द्वारा अपनी लिपि और संस्कृति की रक्षा अनुच्छेद 29 में है। और अल्पसंख्यक अपने खुद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, जैसे मुस्लिम मदरसे स्थापित करेंगे, ईसाई मिशनरी अपनी जो ईसाई है वो मिशनरी स्थापित करेंगे, वो गुरुद्वारे में सिख धर्म से संबंधित जो है वो शिक्षा दी जाएगी, और हिंदू अपने गुरुकुल पद्धति से शिक्षा देंगे। तो इस प्रकार की जो चीजें अनुच्छेद 29 और 30 यानी शिक्षा व संस्कृति को लेकर धार्मिक और पंथ या संप्रदाय के हिसाब से किसी भी पंथ और संप्रदाय को अलग नहीं किया गया है। और दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं अंतिम मूल अधिकार नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और यह है अनुच्छेद 32 में। दोस्तों 31 हटा दिया गया, सम्मति रखने का था, पहले ही बता दिया, 44 संशोधन 1978 के द्वारा। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अन्य सभी अधिकारों का क्या है, रक्षक, क्योंकि इसके तहत जो लेख जारी होते हैं 5 प्रकार के भारत की न्यायपालिका जारी करती है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार प्रछाव, परमादेश, वो मूल अधिकारों की रक्षा का कार्य करते हैं। इसी कारण इसे अन्य सभी अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। इतना ही नहीं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने
इस अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। दोस्तों अगर सीधा पूछे संविधान की आत्मा तो प्रस्तावना को कहा जाता है, परंतु बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की जो आत्मा है वो है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब तक हमने 14 से लेकर 32 तक अनुच्छेदों पर चर्चा की है। दोस्तों इस कड़ी में 12 और 13 उन पे दो अनुच्छेद और 33, 34 और 35 पे हमें चर्चा करनी है। तो अनुच्छेद 33, 34 और 35 इन तीनों अनुच्छेदों का संबंध सैनिक कानूनों से है। तो 14 से लेकर के 35, 33, 34 और 35 तीनों का संबंध सैनिक कानूनों से है। और अब हमें इस टॉपिक को खत्म करने से पहले 12 और 13 अनुच्छेदों पे चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम बात करें अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 में लिखा है राज्य व राज्य अधिकारी की परिभाषा। यह तो लिखा है दोस्तों अनुच्छेद 12 में, और अनुच्छेद 13 में है न्यायिक पुनरावलोकन। ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। न्यायिक पुनरावलोकन का संबंध अनुच्छेद 13 से और राज्य अधिकारी की परिभाषा का संबंध अनुच्छेद 12 से। दोस्तों राज्य पॉलिटिकल साइंस की भाषा में एक देश को कहा जाता है। राज्य और राज्य सरकार से जो देश है उससे जुड़े जितने भी पदाधिकारी हैं उन सबको परिभाषित किया गया है, बताया गया है अनुच्छेद 12 में। और अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन को हमने अमेरिका से ग्रहण किया है पहली बात, ये अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों क्या है बता देता हूं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका उन कानूनों की समीक्षा करती है। ऐसी स्थिति बन जाए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए और लागू किए गए कानून मान लो संविधान के विरुद्ध हैं, तो न्यायपालिका खुद सक्रिय होकर के आगे चल करके उन कानूनों को पूर्णतः रद्द कर सकती है, जिसे न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आज की जो क्लास थी मूल अधिकारों से संबंधित थी। इनका उल्लेख भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में है। पहले मूल संविधान में अधिकार 7 थे, वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। और आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और प्रगति क्लासेज के YouTube चैनल से जुड़कर आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रखें। धन्यवाद।